अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करते हैं। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये क्रैश कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, यहाँ थोड़ी डेफिनेशन जो है एम्बिगुअस लिखी हुई है। मैं आपको डेफिनेशन ख़ुद बता देता हूँ। अकाउंटिंग बेसिकली होती है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई और इंटरप्रेट करते हैं किनको, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को। ये वही चीज़ मैंने आसान मैनर्स में बता दी आपको। रिकॉर्ड करना यानी कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांजैक्शन जब होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। किसके अंदर? अकाउंटिंग के अंदर। ठीक हो गया। देखें ना, जब हम किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं सबसे पहले हमारा नाम रिकॉर्ड होता है, फिर हमारा नाम क्लासीफाई, क्लास में हमें वो भेजते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन टीचर से पूछते हैं कि यार स्कूल बच्चा कैसा है। इसी तरह अकाउंटिंग भी है। अकाउंटिंग एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, फिर उसको क्लासीफाई करती है और फिर उसके बारे में इंटरप्रिटेशन देती है कि ये कैसी है। ठीक हो गया जी। तो यही चीज़ इधर लिखी हुई है, यानी रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फिर उसके बारे में कोई सूटेबल इंफॉर्मेशन, यानी उसके बारे में कोई इंटरप्रिटेशन देती है। यानी सूटेबल इंफॉर्मेशन से मुराद है कि वो जो है उससे हम कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन करके कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। चाहे वो इंडिविजुअल बिज़नेस हो, चाहे कोई भी हो, तो उसमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? एनी लेन देन बिटवीन टू पर्सन, एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक हो गया जी। बजट प्लान होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का। आप देखें ना, आप बजट बनाते हैं, क्या देखते हैं, मेरी इनकम कितनी होगी, एक्सपेंडिचर कितने होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्टिंग। अकाउंटिंग कहती है जी हर चीज़ जो है वो जब भी कोई तैयार की जाए तो उसकी कॉस्ट ज़रूर बताई जाए। दो फ़ायदे हैं, एक तो हमें पता लगता है कि चीज़ कितने की तैयार हुई है और दूसरा हम उसकी सेल प्राइस तय करने में हमें मदद मिलती है। बस आपने इतना ही करना है कि जब अकाउंटिंग कहती है कि हर चीज़ को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, जितने की चीज़ बनी है उतने पे बताना है। क्यों? उसे दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें कितनी की चीज़ बनी है वो पता लग जाता है, दूसरा पता लग जाता है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। नेक्स्ट, बार्टर ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और बार्टर ट्रेड क्या होती है। जब आप कमोडिटीज़ को ट्रेड करते हैं आपस में तो बार्टर ट्रेडिंग होती है। यार देखो ना, वीट दे के और चने ले लेना, तो ये तो बार्टर ट्रेडिंग है। और बार्टर ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करना। यानी आप जूते दे के, ठीक है, जूते दे के साथ उसी तरह की, मतलब एक तरह का जूता दे के दूसरी तरह का जूता ले लेना। यानी बनी बनाई जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो अल्लाह ने बनाई हुई चीज़ें हैं, यानी वीट, उसके बाद ग्रेन, उसके बाद मकई जो होती है, और गुड्स जो हैं जो इंसान ने खुद बनाई हुई चीज़ें हैं। तो जब इंसान अपनी बनी हुई चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा तो उसे क्या बोल देंगे? बार्टर ट्रांजेक्शन। और जब नेचुरल चीज़ों का आपस में ट्रेड करेगा तो उसे क्या बोलते हैं? बार्टर ट्रेडिंग। मनी मेजर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कहती है जी कोई भी चीज़ अगर आपने, ये डेफिनेशन है इसकी, कोई भी चीज़ आपने अगर लिखनी है तो उसको आपने मॉनिटरी टर्म, मनी की टर्म में लिखना है। इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग ये कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसको आपने किसकी सूरत में लिखना है? मनी की सूरत में, कैश की सूरत में लिखना है। ठीक है। इन द अदर वर्ड्स, एनी इवेंट और द आइटम दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मनी इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। जो इमोशंस वगैरह को हम अकाउंटिंग में नहीं लिखते। ठीक है। मनी मेजर का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? हर चीज़ को आपने मनी की सूरत में मेजर करना है, और जो चीज़ मनी की सूरत में मेजर हो सकती है उसको आपने अकाउंटिंग में लिखना है, जिसको नहीं कर सकते नहीं लिखना। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन्स जिसमें लेन देन जब हम करते हैं, कैश दिया चीज़ ले ली तो वो कैश ट्रांजेक्शन्स हो गई, और जिसमें चीज़ ले ली लेकिन कैश जो है वो कुछ टाइम के बाद देंगे तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ठीक हो गया जी। जिसमें डिले पेमेंट होती है उसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जिसमें ऑन स्पॉट पेमेंट होती है उसे हम कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लास्ट, हमारे पास तीन तरह के बिजनेस सेटअप होते हैं: सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। हर एक के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। सोल प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन ऑनर होता है, इसकी ईजी फॉर्मेशन होती है, ऑनरशिप उसी के पास होती है, सारा मुनाफा उसी का होता है, मैनेजमेंट सारी उसी की होती है, जब चाहे उसको डिज़ोल्व कर दे। मैं सिर्फ बात करूंगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में। पता है इसके बारे में क्यों बात करूंगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब है, अगर नुकसान हो गया तो उसकी जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी की सारी किसको बियर करनी पड़ेगी? सोल प्रोप्राइटर को। इसको हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। यानी अगर नुकसान हो गया तो जितने का जितना नुकसान है वो सारा किसको बियर करना पड़ेगा?
सोल प्रोप्राइटर को बियर करना पड़ेगा। ये मतलब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। पार्टनरशिप का एक्ट हमारे पास 1932 है। दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो वो लीगल एंटिटी है ना। प्रॉफिट उसमें तो सारा का सारा प्रॉफिट उसका था, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लाइबिलिटी इसमें भी अनलिमिटेड है, यानी जितना भी नुकसान होगा, जितने पार्टनर होंगे सारे उसके ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे को पार्टनर लाना चाहता है, वो खुद चला जाए कि नया बंदा ले जाए। मैनेजमेंट उनके दरमियान डिसाइड हो जाएगा। 2 से 20 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 से 20। ठीक है। 2 आर मोर पर्सनस, तो इसमें नंबर ऑफ़ पार्टनर जो होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक हो गया जी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। देखें ना, ये लीगल एंटिटी होती है। ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम मेंबर्स, ये वो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी लीगल एंटिटी होती है और ये अपने मेंबर से अलग होता है। कंपनी एक अलग चीज़ है और उसके जो मेंबर्स हैं वो एक अलग। कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन वो इंसानों की तरह एक इंसान है जो उसकी जगह उसके एजेंट्स काम करते हैं इंसान, लेकिन वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्रिएशन बाय लॉ, इसका लॉ है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि ऑनर्स अलग हैं, बिजनेस अलग है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जितने के आपने शेयर्स लिए हैं उतने का आपको नुकसान होगा, ये नहीं कि आपसे ज़्यादा नुकसान लिया जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर नुकसान हो गया, जितने उसने इन्वेस्ट किए हैं वो तो गए ना गए, बाकी नुकसान पूरे करने के लिए उसका घर भी बेचना पड़ा तो फिर भी बेचेंगे। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी का मुराद क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये है कि जनाब जो उसने जितने के शेयर्स लिए हैं बस उतने का नुकसान है। अनलिमिटेड का क्या मतलब है? अगर लॉस हो गया पार्टनर्स को या सोल प्रोप्राइटर में लॉस हो गया, जो तो उसने पैसे लगाए वो तो गए ही गए ना। उसका घर भी बेचना पड़ा तो वो भी बेच देंगे, उसके सारा कुछ बर्तन भी बेच देंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जितने पैसे उसने लगाए हुए हैं सिर्फ उतना नुकसान होगा। अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स इसमें अनलिमिटेड होते हैं। कॉमन सील यानी इसकी एक स्टैंप होती है और सिग्नेचर्स होते हैं। कॉमन सील का मतलब इसके एक अपने स्टैंप और सिग्नेचर होती है। ये पहला हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह लेस दैन 10 मिनट्स में हमारा लेक्चर को क्लोज़ करने की कोशिश करें।